हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। असल में ये टॉपिक तो एक जापान से जुड़ा हुआ इशू है, पर इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा, खासकर उन कंट्रीज पे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, चाहे कहें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो इंडिया करता है, चाहे वेपन के लिए जो भी इंडिया करता है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे फुकुशिमा के बारे में। फुकुशिमा क्या था? ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट था जापान का, जहां एक एक्सीडेंट हुआ था 2011 में। एक अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ा था। और तब से यहां पर काफी सारा सब पानी स्टोर किया जा रहा था, जो जापान के हिसाब से रेडियो एक्टिव हो गया था, मतलब डेंजरस था काफी। पर अब जापान उस पानी को दुनिया के ओशन में रिलीज करना चाहता है। सबसे ज्यादा चिंता में है जापान की नेबरिंग कंट्री, खासकर साउथ कोरिया वगैरह, कि जो पानी आप रिलीज करना चाहते हो, पानी पता है कितना है? 10 लाख टन या पानी जो रिलीज करना चाहते हो, ये क्या इंपैक्ट डालेगा? ठीक है, तो बहुत सारा पानी जापान ने स्टोर करके रखा हुआ है, अब वो इस पानी को रिलीज करना चाहते हो। तो हम समझेंगे क्या हुआ था फुकुशिमा में, ऐसे और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए तो कैसे हुए, ये सब चीजें हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब आप आई होप टॉपिक समझ गए। फुकुशिमा वाटर इशू है क्या, असल में समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले तो मैं आपको फुकुशिमा की लोकेशन ही दिखा देता हूं। अगर आप इस तरह से जापान को देख सको तो यहां पर कहीं इस रीजन में आपको फुकुशिमा मिलेगा। ये रहा फुकुशिमा। ठीक है, तो 2011 में एक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिसका एपिसेंटर बस जापान से थोड़ा ही दूर था, यहां पर एक टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक जनरेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ऊंची सुनामी की फॉर्मेशन हुई, जिसने जाके इंपैक्ट किया इस फुकुशिमा डाइची को, ये वाले को। ठीक है, फुकुशिमा डाइची। इस प्लांट में हुआ क्या, मैं आपको ना बड़ा बेसिक सा जल्दी से समझा देता हूं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, हम बिजली कैसे बनाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। एक बार आप समझ गए ना, आपको सारा डाटा ही यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस इमेज की तरफ देखो, ये है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की फॉर्मेशन। तो हम मान के चलते हैं ये यूरेनियम वाला प्लांट है। ठीक है, अब अगर ये यूरेनियम वाला प्लांट है तो ये तो हुई कोर। यही असल में सारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, दो तरह का होता है, फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन में चीज टूटती है, फ्यूजन में जुड़ती है, फ्यूजन है। अब क्या हो रहा है, इसमें ना बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और इसी हीट से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। बहुत हाई प्रेशर की स्टीम को टरबाइन में पुश करते हैं, टरबाइन में रोटेशन आती है, टरबाइन के बीच में लगा होता है एक डायनेमो, डायनेमो इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाता है, और यहां पर बिजली बन जाती है जो घरों तक आती है। पर ये जो कोर है ना, कोर, अगर आपने इसको एक सही टेम्परेचर में नहीं रखा, मतलब आपने इसको टाइम टू टाइम कूल नहीं किया, ठंडा नहीं किया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोर में मेल्ट डाउन होना शुरू होता है। ये जो कोर है, ये इतनी गर्म हो जाएगी, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, और उस दौरान रेडिएशन बाहर आ सकती है। ऐसा सेम हमने चेरनोबिल में भी देखा था, वहां तो कोर में ब्लास्ट हो गया था, सारा यूरेनियम बाहर गिर गया था। ठीक है, इसको ठंडा रखने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब आपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास से बड़े बड़े कूलिंग टावर्स देखे ना, वो असल में इस कोर की हीट को बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या, जब सुनामी ने हिट किया, हर जगह पानी हो गया, तो जनरेटर्स ठीक से काम नहीं कर पाए, और जो कोर थी वो ठीक से ठंडी नहीं हो पाई, और मेल्ट डाउन होना शुरू हुआ, और बहुत सारा पानी उस कांटेक्ट में आ गया जो रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिविटी इतनी डेंजरस है, अगर आप ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास रहो, ठीक है, चाहे बहुत कम मटेरियल, जैसा यूक्रेन का शहर है ना चेरनोबिल, जहां 1986 में डिजास्टर होता, अगर आप ऐसे ही घूमने लग जाओ, वहीं कुछ दिनों के लिए रहो, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये है रेडियो एक्टिविटी का इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो पानी था जो उस कोर के आसपास फुकुशिमा में मतलब कांटेक्ट में आया, जो रेडियो एक्टिव हो गया, वो जापान ने स्टोर करके रखा हुआ था, जिसको अब वो रिलीज करना चाहते हैं इंटरनेशनल सी में। वो भी अपना पॉइंट बता रहे हैं कि हमने तो इसको ट्रीट कर दिया, हम वो भी समझते हैं। ठीक है, आई होप यहां से आप ये समझ पाए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ये बिजली कैसे बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो वापस आते हैं अपना जहां से हमने शुरू किया था। तो आपको फुकुशिमा डाइची के बारे में पता चल गया, और आपको ये भी समझ में लग गया कि असल में यहां पर इंपैक्ट हुआ क्या था। पावर प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो बाहर से अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से सब कुछ हुआ। ठीक है, तो जापान रिलीज करना चाहता है 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन मतलब 10 लाख टन पानी, जो कि रेडियो एक्टिव हो गया था उस एक्सीडेंट के दौरान। पर जापान ने बोला कि हमने तो इसको सारा ट्रीट कर दिया, कि अब हमने इसमें से जो भी प्रॉब्लम है सब बाहर निकाल दी, वो हम देखेंगे कितना इन्होंने ट्रीट किया। ठीक है, तो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, उससे जो भी पानी
एक टाइम पे रेडियो एक्टिव हो गया था, उसको वो सी में रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है। और साउथ कोरिया को बड़ी चिंता है। आप मैप देखो, अगर आप इस मैप को एक बार देख पाओ, साउथ कोरिया कहां पर है, साउथ कोरिया इस तरफ है, ठीक है। तो इस रीजन वाली कंट्रीज को, अब जैसे नॉर्थ कोरिया का तो चलो इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इन कंट्रीज को बड़ी चिंता है कि रेडियो एक्टिव पानी जो है हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी को कितना इंपैक्ट करेगा, ठीक है। ये एक चिंता वाली बात है, ठीक है, समझते हैं इसको। तो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, वहां एक मेल्टेड ऑन था। मेल्टेड मतलब जब कोर ठंडी नहीं हो पा रही, ठीक है, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो भी वहां पर यूरेनियम मतलब जितने भी रॉड्स वगैरह सब मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ था 2011 में, एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी आया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। अब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना, इसमें डेथ नहीं हुई, और जगहों पे डेथ हुई थी, बाकी जब जहां पर अर्थक्वेक सुनामी ने इंपैक्ट किया वहां डेथ हुई थी। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो स्टाफ एरिया था उसमें डेथ तो नहीं हुई थी, पर बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि रेडियो एक्टिविटी। चेर्नोबिल में जब 1986 में कोर फटी थी ना, डेथ नंबर था कुछ 12-14 के आसपास, पर उस रेडियो एक्टिविटी ने लाखों लोगों की जिंदगी पे इंपैक्ट किया था। ये एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है। तो जापान तब से इस पानी को, इस रेडियो एक्टिव पानी को अपने पास स्टोर कर रहा है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर इंपैक्ट हुआ था, बारिश से जो पानी था वो इंपैक्ट हुआ, सब जापान ने अपने हिसाब से तो इसको स्टोर किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि बस मतलब हम अब हमारी लिमिट आ चुकी है और इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, हमने इसको ट्रीट कर दिया, हम रिलीज कर देते हैं इसको इंटरनेशनल वाटर्स में, ओशन में। पर कितना उन्होंने ट्रीट किया इसको भी समझ लेते हैं। The water is treated using a filtering system called Advanced Liquid Processing System। तो जापान कह रहा है कि हमने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया, ALPS का, और पानी को कर दिया ट्रीट, ठीक है, सही बात है। इन्होंने काफी हद तक रेडियो एक्टिविटी निकाल दी है, पर जो ट्रिटियम है ये असल में एक हाइड्रोजन का ना आइसोटोप होता है ट्रिटियम। आपको ट्रिटियम के बारे में भी दिखा देते हैं। ट्रिटियम अभी भी उस पानी में प्रेजेंट है जो जापान अभी तक उसको नहीं निकाल पाया। ट्रिटियम और हाइड्रोजन 3 एक रेयर और रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। आपको पता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ बताई जाती है, 12 साल की इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। अब क्या है, जापान के हिसाब से वो पानी सेफ है। ट्रिटियम जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, वो आज भी प्रेजेंट है। दुनिया के लिए भी एक बहुत कंसर्न वाली बात है कि वो तो अभी भी प्रेजेंट है। तो इस पानी को रिलीज करोगे तो ये खतरा बन सकता है। जापान कह रहे नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो जापान सेज इट हैज नो स्पेस। तो जापान कह रहा हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हमको बाकी फंक्शनिंग करनी है, पानी रिलीज करना पड़ेगा। इट हैज नो स्पेस टू कीप स्टोरिंग द वाटर एंड दस रिलीजिंग टू सी, कि हमको तो इसको सी में रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। जो इन सब चीजों को देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो जापान को यहाँ पर, क्योंकि इतने सालों से जापान अब चीजों को संभाल रहा है, तो वो हेल्प वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलीज द वाटर ट्रिटियम जो रेडियो एक्टिव है और जिसकी हाफ लाइफ है 12.5 साल की, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रिटियम रिसेंटली बहुत न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, इस सारे इशू की वजह से। क्या दुनिया में हमने और भी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर्स देखे बहुत बड़े बड़े? सोवियत यूनियन 1991 में तो टूट गया। एक बहुत बड़ा कारण क्या था, चेर्नोबिल डिजास्टर। तो जब सोवियत यूनियन होता था ना 1986 में, उन्हीं की, जैसे अब तो यूक्रेन है वैसे, वो सोवियत यूनियन में जो सोवियत यूक्रेन था वहां एक जगह थी चेर्नोबिल। चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें भी मेल्टडाउन हो गया था, वहां तो अलग ही प्रॉब्लम हो गई थी, कोर अनस्टेबल हो गई थी, ब्लास्ट हो गया था कोर में, ठीक है। शुरू के इंपैक्ट में तो कुछ ही जाने गई, पर बाद में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। 3 माइल आइलैंड ये हुआ था यूएसए में, ये हुआ था 1979 में। और एक सोवियत यूनियन में और हुआ था, उसका नाम था किशिम डिजास्टर 1957, पर ज्यादा बड़ा था ये चेर्नोबिल। आज भी दुनिया सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो जानती है वो चेर्नोबिल है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी जो न्यूज है समझ में लगी। जापान के साथ क्या दिक्कत है ये समझ में लगी, फुकुशिमा में क्या हुआ ये समझ में लगा, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है आपको आई होप ये भी समझ में लगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स और जो भी टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।